नमस्कार। भारत और जापान के बीच ना हाल में कुछ बड़े अहम आर्थिक समझौते हुए हैं। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जापान अगले 10 सालों में भारत में भारी निवेश करने वाला है। बिल्कुल। हमारे पास एपी न्यूज़, रॉयटर्स, मिंट जैसे स्रोतों से जानकारी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। जरूर। तो सबसे पहले वो जो सबसे बड़ी घोषणा है उस पर आते हैं। जापान का प्लान है कि अगले 10 साल में भारत में वो भी प्राइवेट सेक्टर के जरिए 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेंगे। हाँ, 10 ट्रिलियन येन, मतलब करीब करीब 68 अरब डॉलर। और ये जो पहले लक्ष्य था उससे सीधा डबल है। एग्जैक्टली। और देखिए, ये सिर्फ अमाउंट की बात नहीं है ना? इससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये पैसा जाएगा कहाँ, अच्छा, किन क्षेत्रों में। तो फोकस है भविष्य के स्ट्रेटेजिक एरियाज पर, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, सेमीकंडक्टर्स जो चिप्स वगैरह में लगते हैं। हाँ, वही। फिर क्लीन एनर्जी मतलब साफ ऊर्जा, और महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स जिन्हें कहते हैं। ये बैटरी वगैरह के लिए जरूरी होते हैं, राइट? बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। ये एक दशक लंबी, मतलब एक डीप पार्टनरशिप का साफ संकेत है जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। और इसके कुछ ठोस उदाहरण भी आने लगे, जिससे ये बात और साफ हो जाती है। हाँ, जैसे वो सुजुकी वाला मामला है। हाँ, सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन गुजरात में करीब 8 अरब डॉलर लगा रही है इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए। और वो अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा वहीं बनाएंगे। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी होगी। सही। और इसके अलावा वो बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट भी है। हाँ, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन, उसके गुजरात वाले हिस्से में जापान का शिंकनसेन सिग्नलिंग सिस्टम लगेगा। इस पर भी सहमति बनी है। शिनकनसेन सिग्नलिंग सिस्टम, मतलब वही एडवांस टेक्नोलॉजी जो जापान की बुलेट ट्रेनों को इतनी तेज और सेफ बनाती है। तो ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि जापानी कंपनियां भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं देख रही, बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे देख रही हैं। बिल्कुल, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब। और साथ ही कुछ और पहले भी हैं, जैसे इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सप्लाई चेन को, मतलब जहां से सामान आता है उसे और मजबूत और भरोसेमंद बनाना, खासकर चीन पर निर्भरता कुछ कम करने के लिहाज से। ओके। और एआई में सहयोग पर भी जोर है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट रिसर्च की भी बात है। तो क्या ये सहयोग सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनियों या बड़े प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित है, या इसका दायरा और बड़ा है? नहीं नहीं, सही सवाल है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ऐसा नहीं है। ये सहयोग छोटे और मीडियम बिजनेस, मतलब एसएमईज, उन तक भी पहुंच रहा है। अच्छा। हाँ, और यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों तक भी। पिछले 2 सालों में ही देखिए, दोनों देशों के बीच 170 से ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं। 170 से ज्यादा? हाँ, ये दिखाता है कि ये पार्टनरशिप जमीनी स्तर पर फैल रही है और ज्यादा इंक्लूसिव, मतलब समावेशी बन रही है। सिर्फ बड़े शहरों या बड़ी इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। तो कुल मिलाकर इसका निचोड़ क्या निकलता है, अगर संक्षेप में कहें तो? देखिए, संक्षेप में ये भारत जापान संबंधों में एक अहम मोड़ है, एक नया चैप्टर है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे अगले 10 साल का एक रोड मैप तैयार हो रहा है। बिल्कुल, एक रोड मैप जो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी यानी पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा, और टैलेंट फ्लो, मतलब लोगों के आने जाने और मिलकर काम करने पर फोकस करेगा। सही। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है सोचने के लिए, वो क्या? कि जब एशिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, भारत और जापान, भविष्य की टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी, मतलब स्थिरता, तो इसका क्षेत्रीय और यहाँ तक कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर क्या असर पड़ेगा। ये निश्चित रूप से एक ऐसा डेवलपमेंट है जिस पर आगे नजर रखनी होगी, खासकर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन को लेकर दोबारा सोच रही है। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी।